वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और आज मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं किसका, तो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर डेवलपमेंट है उसका। तो बच्चों, हम लोगों ने जो आपको मार्वल सीरीज में जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट थे उनके ऊपर डिस्कस किया। तो बच्चों ने बोला, बहुत सारे बच्चों ने बोला सर मजा आ गया, लेकिन अब क्या करना है? अब करना है सर रिवीजन, और रिवीजन तो आप ही कराओगे। तो मैंने बोला डोंट वरी, अब मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। तो रिवीजन जो है वो इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने हिस्ट्री का भी किया, ज्योग्राफी का भी किया, अब इकोनॉमी का चैप्टर उठाते हैं और इसको 30 से 40 मिनट के अंदर में खत्म करते हैं। और डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो जो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, इनकम एंड अदर गोल्स क्या हो सकते हैं, और जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो MMR है, और जो पब्लिक फैसिलिटी है, और ये जो सोर्सेज के जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, इन सब के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में, सब के ऊपर में मैं छक्का छुड़ाने वाला हूं। और इसमें जो मैंने गोल किया ना बच्चों, ये मजा आ जाएगा। फेस पे ध्यान मत दो, फेस तो बहुत बुरा लगा है, खैर जो भी है। इसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने एकदम शॉर्ट में, क्रिस्प में, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया पूरा। और उसके बाद एक बार हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ये वीडियो देख लेना, फिर मजा आ जाएगा, सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले डेवलपमेंट को समझ के करते हैं कि ये डेवलपमेंट मीनिंग होता क्या है। तो जिस भी लेवल पे, जिस भी सोसाइटी में हम लोग जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, अपने स्टैंडर्ड को और बेटर बनाए। तो उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। पर डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा तीन टर्म्स को समझेंगे, फिर आपको डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। तो जब भी जब क्वांटिटी में इंक्रीज होता है ना, जब क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है ना, चाहे वो साइज में, मास में, चाहे किसी भी चीज में क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। एंड प्रोग्रेस क्या बोलते हैं? तो प्रोग्रेस बोलते हैं कि जब हम क्वालिटी में इंक्रीज करते हैं, कि मान लो कि अगर क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो गया, और अगर क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ कि आपके स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ कार्ड बोलते हैं? नहीं, आपके स्कूल में प्रोग्रेस कार्ड बोला जाता है। मतलब क्या है कि आपकी क्वालिटी को भी देखा जाता है। तो अब एक बात बताओ, ग्रोथ समझ गए, प्रोग्रेस समझ गए, अब ये डेवलपमेंट क्या होता है सर? तो भैया डेवलपमेंट का मतलब दोनों चीजें हो रही हो, मतलब कि क्वांटिटेटिव भी इंक्रीज हो रहा हो। क्वांटिटेटिव मतलब उसका जो साइज, शेप, ये सब है, ये भी इंक्रीज हो रहा हो, और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि जब क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो जब दोनों चीजें होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। तो मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस दोनों शामिल हैं। अब एक चीज समझो कि ये जो डेवलपमेंट होता है, सर समझा रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। तो एग्जांपल क्या हो गया कि अगर हमारा जो सरकार है, गवर्नेंस है, वो अच्छा होगा, वो भी डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर हमारे देश में गरीबी कम होगी तो वो भी डेवलपमेंट कहलाएगी। अगर हमारे देश में जो साक्षर लोग हैं, लोग एजुकेटेड होंगे, अभी 74% एजुकेशन है ना, लोग लिटरेट है ना, तो ये अगर 90% पहुंच जाएगी तो मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर जो भी क्वालिटी लाइफ, अभी एक बार बताओ कि कचरा हम लोग को फेंकने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, हर गांव में जो है वो एक डस्टबिन वाला जो गाड़ी है वो नहीं आता है, कचरा वाला आया, घर से कचरा निकालो वगैरह, ये अभी भी चल रहा है। पर हर गांव तक ये चीज नहीं पहुंचा, हर गांव तक पानी नहीं पहुंचा। तो ये सब अगर हमारा जो लाइफ का क्वालिटी है वो अगर बेटर हो गया तो वो भी हमारे लिए डेवलपमेंट है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड पे गड्ढे होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, स्कूल का कंडीशन अच्छा नहीं है, उसमें वॉशरूम नहीं है यार, गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में हॉस्पिटल का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि अभी हम लोग जितना एक्सपेंडिचर कर पाते हैं, चाहे जितना कमा पाते हैं, उससे ज्यादा जो है फ्यूचर में होगा, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो रही है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए लोग अलग अलग लोग क्या सोचते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है मैंने तो बता दिया, पर अगर तुम रिक्शा वाले से पूछोगे कि उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, अगर तुम किसी एक किसान से पूछोगे उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, अगर तुम एक बिजनेसमैन से पूछोगे कि उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, चाहे इवन अगर कोई 10th बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से पूछोगे कि उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है,
तो उस सारे लोग जो डेवलपमेंट का मीनिंग बताएंगे, जो डेवलपमेंट का असेसमेंट बताएंगे, वो अलग अलग बताएंगे। तो इनमें हमने एग्जांपल लिया। अब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका डेवलपमेंटल गोल जो है वो मतलब आगे जाकर के बड़े होने के बाद फूफू करना है, चाहे आगे जाकर के बाइक चलाना है, मतलब नहीं बोलते हैं कि एकदम ड्यूक, अरे वो क्या बोलते हैं R15 आ गया, एकदम पीछे कोई बैठे हुए हैं शख्स एंड चला रहे। उन बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि जो एक लैंडलेस लेबरर है, जो एक लैंडलेस लेबरर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, उसके पास डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है? तो अगर उसके पास खुद की जमीन नहीं है कि वो जाके खेती कर सके एंड उसको बेच करके जो पैसा कमा सके, अगर उसके पास वो नहीं है तो वो क्या काम करता है? वो दूसरे के घर जा करके दिहाड़ी पे रोज के हिसाब से काम करता है। तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो जाएगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा दिन तक, ज्यादा से ज्यादा दिन का काम मिले। और अभी जैसे 400 रुपए 500 रुपए पर दिन का मिलता है, तो उसको वो पैसा जो है वो रोज दिन का वेज जो है उसका ज्यादा हो। सेम चीज रिच फार्मर के लिए क्या हो जाएगा डेवलपमेंटल गोल? तो रिच फार्मर के लिए हो जाएगा कि यार ये जो फैमिली इनकम, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे एकड़ में जमीन है, तो वो सोचेगा कि यार ये जो फैमिली की इनकम है ना वो बढ़े। और हम जो अभी अपने बच्चों को स्कूल में इंडिया में पढ़ा रहे हैं वो कनाडा भेजे, कनाडा, तो कनाडा भेज सके, तो वो रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया। बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगा डेवलपमेंटल गोल? मुकेश अंबानी के लिए क्या हो जाएगा डेवलपमेंटल गोल? कि यार अभी जियो से अपन इतने पैसे कमा रहे हैं, तो कल को हम लोग जो है इसकी सर्विसेज बढ़ाते हैं, अंबानी जी अपने बेटे की शादी भी हो जाएगी और हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा, तो मतलब हाई प्रॉफिट हो जाए और हम जो है हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें हुई। अब कंक्लूजन में हम क्या समझते हैं इस सारे तीनों एग्जांपल्स को देख करके? हमें क्या समझ में आया कि जो अलग अलग लोग हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट का जो गोल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपके स्कूल में किसी बच्चे का जो डेवलपमेंटल गोल होगा कि यार मेरे को तो 85% लाना है, तो उससे पूछोगे कि इससे पहले कितने मार्क्स आए थे, तो 75, तो मतलब उसके लिए डेवलपमेंटल गोल 85 ही है। लेकिन जो बंदा 85% ऑलरेडी लाया होगा उसके लिए क्या होगा कि यार मुझे 95 लेके आया, और जो 95 ऑलरेडी लेके आया उसके लिए क्या हो जाएगा कि मुझे 98, मुझे तो टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ाई यहां हो रही है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं कि यार हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमेशा जो हाथों में जो नोट होते हैं ना, नोट की गड्डियां, वही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उसके साथ साथ वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, वो तो लाइफ का एक मकसद है ही, लेकिन जो लाइफ के अलग अलग इंटेंशंस हैं, लाइफ के अलग अलग गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अलग अलग चीजें भी चाहिए होती है। तो पैसे के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारा लाइफ को बेटर बना सकता है? तो भैया दो गोल्स होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक गोल और एक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, मटीरियल से जुड़ा हुआ, मटीरियल मतलब पदार्थ से जो जुड़ा हुआ गोल है उसको मटेरियलिस्टिक गोल बोलते हैं। और जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जैसे कि मटेरियलिस्टिक गोल में क्या हो गया, इनकम, इनकम पैसा, हाउस, हॉस्पिटल, ये सब क्या हो गया, हाउस क्या हो गया मकान, हॉस्पिटल क्या हो गया, ये सब मटेरियल चीजें हैं। और ये सब अगर बेटर हो जाएगा तो मटेरियलिस्टिक गोल बेटर हो जाएगा। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या है? यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमें तो चाहिए इज्जत, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं, डैश डैश डैश। चलो तो उसके बाद सेफ्टी चाहिए हमारे देश में, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, और जो मरीज हैं उनके लिए सेफ्टी चाहिए। एजुकेशन कैसी मिल रही है? पैसा तो बहुत है, पर पैसा जो बिजनेसमैन अंबानी के पास भी पैसा बहुत है, पर क्या वो बिहार में जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छी नहीं है। तो वो एजुकेशन सिस्टम मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स है। उसके बाद जो एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है उसको कम करना, तो ये भी नॉन मटेरियलिस्टिक गोल है। तो समझ में आया कि इनकम के अलावा और सारी क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए डेवलपमेंट का कारण बन सकता है। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, कि ये जो नेशनल डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है ना, ये किस चीज को दिखाता है? तो भैया नेशन का डेवलपमेंट, नेशन का उन्नति, राष्ट्र का उन्नति, देश का उन्नति। अब देश का उन्नति कैसे हो जाएगा, तब कैसे हो जाएगा सोचो। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमारे देश में स्कूल अच्छे हो जाएंगे देश का उन्नति हो जाएगा। ठीक है भैया, गुड। अगर देश में
रोड अच्छा हो जाएगा तो बिजनेसमैन बोलेंगे कि देश का उन्नति हो जाएगा, क्योंकि रोड अगर अच्छा हो जाएगा तो डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद अगर देश में हॉस्पिटल अच्छा बढ़ जाएगा तो लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कि जिनको बीमारी कुछ भयंकर हो गया है, उनके पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन और वो अगर सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे उनका इलाज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता नहीं है, तो वो प्राइवेट में जाएंगे, एंड प्राइवेट में तो एक लेवल से ज्यादा ही पैसा दिया जाता है, तो फिर वो अपनी बीमारी को इलाज करवाने के लिए जमीन बेचता है, प्रॉपर्टी बेचता है, तब जाकर के उसका इलाज होता है। तो वो जो पहले उसके पास ठीक ठाक पैसा था, लेकिन उस बीमारी की वजह से उसका जो पैसा है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो क्वालिटी लाइफ है वो कम हो गया। तो अगर सरकार उसका इलाज करवा देती तो उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना पड़ता, तो वो चीजें अगर अच्छी हो जाएगी तो उसको नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। इट बेसिकली मींस एट विच लेवल अ पार्टिकुलर नेशन इज एबल टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन, कि जिस देश की सरकार उस देश के जनता का जो लाइफ पहले जैसा था उससे कितना बेटर कर पाती है, उसी गोल को हम लोग नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। ये अलग अलग सेक्टर में अलग हो सकता है। मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कि पहले जो किसान होते थे उनको लोन नहीं मिलता था, अब लोन मिलने लगा। इंडस्ट्री सेक्टर में कि पहले 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हम लोग 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दे पा रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में पहले हम लोग वही व्हाइट बोर्ड पे, मतलब ब्लैक बोर्ड पे वो व्हाइट चौक चौक घस रहे हैं, और लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम की व्यवस्था है नहीं, अगर कर दिए तो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो गया। उसके बाद हेल्थ केयर क्या है, अगर स्मार्ट बोर्ड लगा दोगे स्कूल में तो एजुकेशन तो अच्छा हो जाएगा ना। अब चलो हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर ये है कि मान लो कि हमको टेस्ट कराना है, टेस्ट कराने के लिए हम जो लाइन में लगे उस लाइन में 150 लोग खड़े हैं, तो मतलब ये है कि जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, तो अगर उनकी संख्या बढ़ देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो हेल्थ सेक्टर हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर भी अगर अच्छा हो जाएगा तो नेशनल डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए। अब नेक्स्ट समझो कि एक कंट्री का एग्जांपल है सिंगापुर का, जो एक रिच कंट्री है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो पुअर है। तो ये बता कौन रहा है कि सिंगापुर रिच है और नॉर्थ कोरिया पुअर है? ये कहने वाला कौन होता है? कौन है जो ये बोलेगा कि सिंगापुर रिच है और नॉर्थ कोरिया पुअर है? तो ये जो भैया कहता है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। वो क्या कहती हैं, वो कैसे पता लगाती है कि कौन सी कंट्री धनवान है और कौन सी कंट्री गरीब है? कैसे पता लगाती है? तो वो पता लगाती है उनके इनकम से, कि सिंगापुर में लोग कितना कमाते हैं और नॉर्थ कोरिया में कितना कमाते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है वही ये चीज देखती है कि सिंगापुर के लोग अगर ज्यादा कमाते होंगे तो सिंगापुर अमीर है, नॉर्थ कोरिया गरीब है। अब बात करते हैं ये जो जिस क्राइटेरिया की वजह से ये बताती है ना वर्ल्ड बैंक की कौन गरीब है देश है, कौन अमीर देश है, तो उनका क्राइटेरिया के बारे में हम समझते हैं। तो उनका क्राइटेरिया क्या है? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। ये भैया यार, ये एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या है? कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज इतना समझो कि देश में जो टोटल इनकम है, मतलब इस देश में जो टोटल इनकम है, ये तो पता चल जाएगा ना, सारे लोगों की जो इनकम है उसको जोड़ लो, सिंपल, टोटल इनकम पूरे देश की निकल गई। अब जब टोटल इनकम निकल जाएगी, इसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो एवरेज निकल जाएगा। और वो एवरेज किस चीज का होगा? इनकम का ही एवरेज होगा ना। तो इसी एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। मतलब पर कैपिटा इनकम की वहां उस देश का जो हर इंसान है वो एक साल में कितना पैसा कमाता है, उस देश का हर इंसान एक साल में कितना पैसा कमाता है, ये एवरेज लिया जाता है। क्योंकि हर इंसान से तो हम पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो एवरेज लेंगे तभी पता चलेगा। और एवरेज कैसे निकलेगा? मैंने बता दिया है कि टोटल इनकम उस देश का जोड़ लो और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो हमें एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने जो कैटेगराइज किया है देशों का, वो कैसे किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक कैटेगरी बनाई डेवलपिंग कंट्री की, जिसमें इंडिया भी आता है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की, और एक डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री डेवलपमेंट हो चुकी, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है, और डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। मतलब इंडिया डेवलप हो रही है, श्रीलंका डेवलप्ड नहीं हुई है, नेपाल डेवलप नहीं हुई है, और डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं जैसे यूएसए और यूरोप, ठीक है। अब देखते हैं इस कैटेगरी को कैसे। तो जो भी कंट्री $12,056 से ज्यादा कमाती है, मतलब जिस भी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब वहां के लोग, एवरेज लोग, जो अगर एक साल के अंदर में $12,056 से ज्यादा या $12,056 कमाते हैं, उस देश के हर एक इंसान एवरेज, उस देश का हर इंसान एवरेजली कितना कमाता है एक साल में? 12,000 या 12,056 या उससे
ज्यादा, तो उसको रिच कंट्री बोलते हैं कि ये भैया रईस कंट्री है। लो इनकम कंट्री मतलब उस देश का वैसा लो इनकम कंट्री जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर इंसान एक साल में कितना कमाता है, 955 या उससे कम। और लो मिडिल इनकम कंट्री मतलब इन दोनों के बीच की कंट्री कौन है, सिंपल, जो 1820 रुपया कमाता है डॉलर, मतलब इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1820 डॉलर है। अब देखो ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो कैटेगराइजेशन किया है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि भैया तुम इतना कमाते हो तो तुम रिच हो, तुम इतना कमाते हो तो तुम गरीब हो, तो ये कहां तक सही है? वर्ल्ड बैंक ये क्या ये सही कर रहा है कि पैसे देख रहा है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, हाँ तुम्हारी पर कैपिटा इनकम इतनी है तुम रिच हो, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम क्या, अरे नहीं तुम गरीब हो, तुम लाइन में बैठो, तुम नीचे बैठो। तो ये जो कर रही है वो कहां तक सही है? तो उसका प्रो और कॉन्स हम देखेंगे। तो प्रोज क्या है कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि कौन सा देश कितना कमा रहा है, और हमें कंपैरिजन करने में भी आसानी हुई। कंपैरिजन हम लोग अब कर सकते हैं, सब देश का एक नेशनल इनकम निकाल लेंगे, सब देश का, यूएसए, यूरोप और साउथ कोरिया, सब देश का पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे, और फिर हम लोग खुद से भी देख सकते हैं कि जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा वो देश रिच होगा। तो इससे हम खुद भी निकाल सकते हैं। तो कंपैरिजन करने का जो क्राइटेरिया वो मिल गया। लेकिन निगेटिव चीज क्या है? निगेटिव चीज ये है कि इसमें जो क्राइटेरिया को चूज किया गया है ना, ये बताने के लिए कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री नहीं है डेवलप्ड, तो वो जो क्राइटेरिया चूज किया गया है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया चूज किया गया है, जबकि सिर्फ एक क्राइटेरिया की वजह से हम नहीं कह सकते कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। बताओ कि कोई कंट्री पैसे बहुत कमा रही है लेकिन उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उस देश में जो हॉस्पिटल है वो है ही नहीं अच्छा, उस देश में पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है अच्छा, उस देश में जो गरीबी है अभी भी है, लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं, लोग अभी भी बिना दवाइयों के मर रहे हैं, अभी भी वहां के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो सोचो पैसे लेकर के करोगे ही क्या जब उस देश में सारी चीजें खराबी हैं। लेकिन इस वर्ल्ड बैंक के कैटेगराइजेशन में क्या है कि सिर्फ पैसे को दिखाया जाता है और कोई चीज नहीं देखी जाती। देखनी चाहिए ना कि हेल्थ स्टेटस उस देश का क्या है, एजुकेशन लेवल उस देश के लोगों का क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कौन सी डेवलप है कौन सी नहीं है। तो ये सारी चीजें ये नहीं देखता, यही इसकी कौन सा है। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देखा जाता है। मान लो कि उस देश में 100 लोग होंगे, ठीक है, और 100 लोग होंगे, उस देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो तो 100 लोगों को मिला करके ही इनकम को, जितना भी टोटल 100 लोग मिलके कमाते होंगे एक्स अमाउंट, उसको डिवाइड कर दिया है 100 लोगों में। तो मान लो ये जो एक्स अमाउंट इतना बढ़ रहा है, मतलब 2 लोग मिलके यहां पे ही जो मेजॉरिटी इनकम है वो कमा रही है, मतलब 100 लोग मिलके मान लो कि 1000 रुपए कमा रहे हैं, और यहां पे सिर्फ 2 लोग मिलके ही 800 रुपए कमा रहे हैं, और बाकी के जो 98 लोग हैं वो मिलके सिर्फ 200 रुपए कमा रहे हैं। तो सोच रहे हो यहां पे इनकम गैप क्या है, कि मतलब इन्हीं 2 लोगों के पास देश की 90% से ज्यादा इनकम है। इस देश की जो 90% इकोनॉमी है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। इस देश की जो टोटल वेल्थ का जो एक मेजर पार्ट है वो सिर्फ कुछ ही परसेंट लोगों के पास है। अंबानी अडानी जैसे लोगों के पास ही है जो बहुत पैसा है, और उन्हीं पैसा की वजह से जो हमारा एवरेज है वो इतना बेटर हो पा रहा है। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग ये टोटल इनकम ले रहे हैं। तो ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है जो लोगों के बीच में है ना वो बढ़ रहा है। ये जो इनइक्वालिटी का गैप है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पैरामीटर के थ्रू। अब बात करते हैं कि और कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी देश में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, कि मतलब और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके, अब इनकम तो नहीं करना, ये तो समझ गया ना कि इनकम सिर्फ इनकम के अकॉर्डिंग किसी को रिच और किसी को पुअर बताना गलत है। तो इनकम के अलावा वो और क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री पुअर है और कोई कंट्री रिच है, क्या कह सकते हैं? तो वो कुछ जो है वो यहां पे डिस्कस किया मैंने। अब चलो देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो भैया वर्ड ब्रेकडाउन करना सीख लो। वर्ड ब्रेकडाउन मतलब कि वर्ड को ब्रेक करके समझ लो। पता नहीं चल रहा है इसका डेफिनेशन क्या है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको वर्ड ब्रेकडाउन करना सिखा रहे हैं। कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब मरना, और रेट मतलब रेट, कि बच्चे की मरने की जो रेट है वो क्या है। अब ये तो कॉमन लैंग्वेज हो गया, पर इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक बच्चा, मतलब एक बच्चा नहीं, मतलब 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, जो मतलब जन्म लिया उसका 1 साल भी नहीं हुआ, वैसे बच्चे जो जन्म लेते टाइम उनकी जो मृत्यु हो जा रही है उसका रेट क्या है। मतलब मान लो कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं,
वो नवजात शिशु हैं। 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनके 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया तो उस 1000 बच्चों में कितने बच्चे की मृत्यु हो गई। समझ में आया? फिर से समझो कि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उन 1000 बच्चों के जन्म लेने के दौरान और उससे 1 साल के अंदर में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई उसी 1000 में, उसी को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलेंगे। मतलब कि टोटल जो भी 1000 होगा और डिवाइडेड बाय मतलब वो होगा उसी प्रोपोर्शन को 1000 में से देख लेते हैं। अब देखो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे हरियाणा का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 33 है। मतलब क्या हुआ इसका कि हरियाणा में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, तो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 33 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। और केरला में 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। बिहार तो राजा है भैया कि अगर बिहार में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 38 बच्चे मर जा रहे हैं। तो इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें यह पता चल रहा है कि केरला की सिचुएशन अच्छी है, क्योंकि वहां पे 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और मर कितने रहे हैं? सिर्फ 10। लेकिन बिहार में 38 बच्चे 38 बच्चे मर रहे हैं। मतलब कि केरला जो है वो बेटर फैसिलिटी, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज देता है और बिहार नहीं दे पाता है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, बुक से शुरू होने से पहले एक इंडेक्स दिया रहता है, तो वो इंडेक्स क्या करता है? ये बताता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो ह्यूमन के, मनुष्य के की जो जिंदगी है उसको कैसे बेटर बना रहा है। हमारी आपकी जो लाइफ है उसको बेटर बनाने का कोई ना कोई रोल निभाया होगा ना। कि मतलब पहले आपके पास कीपैड वाला फोन होगा, अब आपके पास स्क्रीन टच फोन है, तो वो आपकी लाइफ बेटर हुई है। तो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ बेटर हुई है? तो वो पैरामीटर क्या है वो देखिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब कि लोग वहां पे कितनी उम्र तक जीते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मैंने यहां पे समझाया ही है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट की मतलब कोई मां, कोई औरत बच्चे के प्रसव मतलब डिलीवरी के टाइम पे कितनी औरतों की मृत्यु हो जा रही है। मतलब कि डिलीवरी होते टाइम, बच्चों की जो डिलीवरी होती है उस डिलीवरी होने के टाइम पे कितनी माओं की मृत्यु हो जा रही है, उसी को हम लोग मैटरनल मतलब मां, मोर्टालिटी मतलब मरना, रेट मतलब रेट। तो मैटरनल मतलब कितनी माओं की मृत्यु उनके प्रसव के दौरान हो जा रही है, उसी को मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या बोलते हैं? ये तीन लेवल में दिखाया जाता है कि मतलब वहां के जो एडल्ट हो रहे हैं, जो धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, जो टीनेज से एडल्ट बन रहे हैं, उनकी लिटरेसी क्या, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उस रेट को बात जानते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, कि कितने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, पॉवर्टी लाइन क्या होता है ये भी समझेंगे, कि कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब पर कैपिटा है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम मतलब उस देश का हर एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, मतलब एवरेज। और जीडीपी क्या है ये भी समझेंगे अगले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो इन सब पैरामीटर्स के बदौलत लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर, एमएमआर, एडल्ट लिटरेसी रेशियो, बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने % लोग हैं, इन सब के अकॉर्डिंग हम ये जान पाते हैं कि उस देश में जो डेवलपमेंट का माहौल है, वो उस देश के जो लोगों की जो जिंदगी है वो कितनी बेटर है, वो इन्हीं पैरामीटर से हमें समझने को मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? सिंपल, द एज विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कि पहले आपने सुना होगा कि पहले तो हमारे लोग जो 100 साल जीते थे, पर फिर बीमारियों की वजह से हम अब सिर्फ 60-70 साल जी पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि वहां के जो लोग हैं वो एवरेज कितने उम्र तक जी पाते? 60 साल तक जी पाते, 70 साल तक जी पाते, 80 साल तक जी पाते, चाहे वो 1000 साल तक जी पाते। तो जितने साल तक जी पाएंगे उन्हीं को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में जो मेल का जो मर्दों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज निकाला गया, इसमें बताया गया कि एक मर्द, एक जनरल इंसान मर्द जो है वो इंडिया में 67 साल तक जीवित रह सकता है एवरेज। और फीमेल कितने हैं? फीमेल जो है वो हमसे 2 साल ज्यादा जीते हैं। मतलब कि एक मर्द सिर्फ 67 साल जी रहा है और एक औरत जो है वो 69 साल, मतलब 70 में एक कम जी रही है। क्लियर है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट समझ में आ गया। क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स, कि कितने बच्चे जन्म देने के दौरान मृत्यु हो जा रही है उनकी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन अ ईयर। मतलब कि ऐसी माओं की संख्या जो डिलीवरी होते टाइम ही मर जा रही है,
उनका डेटा यहाँ पे, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, कि टोटल कितने बच्चे जन्म लिए। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या देखेंगे, तो टोटल देखेंगे कि लिटरेट पीपल कितने, 7 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बच्चे, मतलब 7 साल से छोटे बच्चे का काय देखेंगे, वो तो अभी ओ आई ही बोल रहे हैं यार, वो तो मम्मा पापा ही बोलने में उनको टाइम लग जा रहा है। तो जो 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको ऊपर रखेंगे कि 7 साल से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे टोटल ऊपर में रखेंगे। नीचे में क्या रखेंगे कि 7 साल से ज्यादा उम्र के लोग कितने हैं इंडिया में, चाहे किसी भी कंट्री में, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ लिटरेट पीपल 7 इयर्स से ज्यादा ऊपर वाले के लोगों का संख्या कितना है, और टोटल पॉपुलेशन क्या है उस 7 साल से ज्यादा लोग उम्र के बच्चों का, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें लिटरेसी रेट मिल जाएगी। पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है जिसमें हम ये बताते हैं कि इस लाइन से जो ऊपर है वो गरीब नहीं है, और इस लाइन से जो नीचे होगा उसी को हम गरीब मानेंगे। तो वो जो लाइन होगा वो किस चीज का होगा, तो वो इनकम का हो जाएगा, कि हाँ मतलब जो इतना पैसा कमा रहा है वो एक सबसे बिलो है, मतलब उस जितना पैसा कमा रहा है ना उस पैसे से, मान लो कि कोई 1000 रुपए का बीपीएल है, मतलब कि उस 1000 रुपए से कितने लोग कम कमा रहे हैं, तो जितने लोग कमाएंगे वो सब गरीबी रेखा में आएंगे, वो सब गरीब होंगे, और उस रेखा से जो ऊपर कमा रहा होगा वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा, वो उसको गरीब नहीं बोलेंगे। अब देखो कि ये जो पोवर्टी को, गरीबी को जो नापने का जो तरीका है वो क्या है, वो 2 तरीका है। पहला इनकम का तरीका है कि हम लोग इनकम को बीच में रख के सोचते हैं कि लोग कमा कितना रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि गरीबी कितनी है। तो अगर हम लोग पोवर्टी को, अगर हम लोग गरीबी किसी के इनकम को देखेंगे कि उसका जो मिनिमम इनकम क्या होना चाहिए, इंडिया में एक एवरेज इंसान का मिनिमम इनकम कितना हो कि वो गरीब कहलाए, तो वो जो मिनिमम इनकम जिससे नीचे अगर की कोई इंसान कमा रहा है, उससे नीचे अगर कोई इंसान कमा रहा है तो वो गरीब है। तो इंडिया में क्या है कि अगर रूरल इंडिया, दो में निकाला जाता है, ये रंगराजन कमेटी से है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट स्टिल मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा रहा हूं कि अगर हम लोग रूरल इंडिया की बात करें, मतलब गांव वाले इलाके की बात करें इंडिया में, तो कोई एक व्यक्ति, हर इंसान का है यहाँ पे, कि कोई एक व्यक्ति अगर 972 रुपया से नीचे कमा रहा है तो वो गरीब है, अगर वो 972 या उससे ज्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। उसके बाद अगर शहरी इलाके की बात करें, अर्बन इलाके की बात करें, तो कोई व्यक्ति 1407 रुपया से कम कमा रहा है तो वो गरीब है, और कोई व्यक्ति अगर 1407 या उससे ज्यादा कमा रहा है हर महीने, यहां एक महीने की बात हो रही है, दिन की नहीं, हर महीने अगर वो 1407 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। सोचो कैसा एंगल है, कितना कम डेटा दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद तो ये तो इनकम बेस्ड हो गया, अब कंजम्पशन बेस्ड की बात करते हैं कि कितना लोग खाते हैं, मतलब कि खाने की लिमिट हम देखेंगे कि कितने लोग अगर इस लिमिट से ज्यादा, अगर इस ये एक लगा दिया है कि कोई इंसान 2 केजी खा रहा है, अगर नॉर्मल इंसान जो है वो 2 केजी खा रहा है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है, लेकिन वो इंसान अगर 2 केजी से कम खा रहा है तो मतलब वो गरीब है। तो कंजम्पशन, वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है, तो रूरल इंडिया में जो कंजम्पशन वाली वैल्यू है कि कोई अगर 2400 कैलोरी हर दिन का अगर उसको 2400 कैलोरी भी नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है, और उसको अगर 2400 कैलोरी या उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो अमीर है। अब अर्बन इंडिया, शहरीकरण में क्या है 2100, कि अगर कोई शहर में है और वो 2100 से कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब है, और अगर वो 2100 से ज्यादा या 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो जो है वो गरीब नहीं है। तो यहाँ पे तो सर शहरीकरण में ज्यादा था अमाउंट में, अगर बात करें वैल्यू में बात करें, लेकिन यहाँ कैलोरी में तो शहर में कम दिखाया आपने, क्यों? क्योंकि भैया रूरल इंडिया में जो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, उनको, वो वर्कर होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और कैलोरी से एनर्जी ही हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो रूरल इंडिया में जो वर्कर लोग होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, पर शहरी इलाके में उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए दोनों क्षेत्रों में अलग अलग भूमिका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम वो कितना है, आईएमआर कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, और नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है। तो यहाँ पे इसको गौर से समझना कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना, 1,62,000,
केरला में कितना 1,40,000, और बिहार में कितना है पर कैपिटा इनकम 31,454। मतलब कि हरियाणा का एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमा रहा है, तो 1,62,000। केरला में हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमा रहा है, 1,40,000। बिहार में हर एक व्यक्ति एक साल में कितना कमा रहा है, 31,454। मतलब यह है कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का आदमी कमा रहा है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा का कमा रहा है 1,62,000। और सबसे कम कहाँ कमा रहा है, बिहार का कमा रहा है 31,000 ही कमा रहा है। और IMR क्या है कि 1000 बच्चों में हरियाणा में 33 बच्चे मर जा रहे हैं और केरला में सिर्फ 10 बच्चे मर रहे हैं। अब देखो ये जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट क्या है कि वहां पे 100 बच्चों में से हरियाणा में सिर्फ 82 बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और जो केरला में 94 बच्चे पढ़े लिखे हैं। मतलब केरला में ज्यादा लोग पढ़े हैं क्योंकि 94% पढ़े लिखे हैं। मतलब केरला की जो जनसंख्या वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, और बिहार में सिर्फ 62 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अगर नेट अटेंडेंस रेशियो क्या कहता है कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया भैया, बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, पर क्या वो स्कूल आ रहे हैं, तो उसी को तो नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं ना, कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया पर कितने बच्चे हैं जो आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा यहां भी केरला का है कि केरला में अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया उसमें से 83 लोग बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो उसमें से सिर्फ 61 बच्चे ही स्कूल रोज जा रहे हैं, बाकी के जो 39 बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। और बिहार में तो सबसे कम है कि मतलब अगर बिहार में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया स्कूल में तो सिर्फ 43 बच्चे ही हर दिन स्कूल जा रहे हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं कि हम अगर पैसे की बात करें तो पैसे के मामले में हरियाणा जो है वो तीनों राज्यों के कंपैरिजन में सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम उसकी 1,62,000 है और बिहार की सबसे कम है, और केरला की 1,40,000 है। तो केरला और हरियाणा के कंपैरिजन करें तो हरियाणा पर कैपिटा इनकम के मामले में ज्यादा बेटर है। मतलब क्या है कि वहां की पर पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या हरियाणा केरला से ज्यादा डेवलप्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि IMR के मामले में केरला हरियाणा से ज्यादा बेटर है। लिटरेसी रेट के मामले में केरला में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, हरियाणा में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है। और नेट अटेंडेंस रेशियो के मामले में भी हरियाणा सबसे बेस्ट है कि वहां पे इतना हेल्थ केयर फैसिलिटी दिया है कि हमारा IMR जो है वो केरला का ज्यादा बेटर है, कि फैसिलिटी इतना अच्छा दिया है कि वहां कम से कम बच्चे मर रहे हैं। वहां पे एजुकेशन की सुविधा केरला के गवर्नमेंट ने इतना अच्छा दिया है कि वहां के लोग वहां के बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हरियाणा में पैसा होने के बावजूद भी हरियाणा के जो स्कूल में फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं ना स्कूल पढ़ने के लिए। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें यही समझ में मिलता है जो कि मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, एवं ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम से ही हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी राज्य डेवलप्ड है और कौन सी राज्य नहीं। डेवलपमेंट होने के लिए हमें और चीजें भी देखते हैं, जैसे बेसिक फैसिलिटी क्या है, वहां पे हेल्थ केयर कैसा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे एजुकेशन लेवल कैसा है, ये सब भी हम देखते हैं। किस चीज को लेके? ये देखने के लिए कि कौन सी राज्य कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। अब इस ऊपर के डेटा से हमें यह पाया गया कि हरियाणा जो है उसके पास भले ज्यादा पैसा है पर फिर भी वो बेसिक फैसिलिटी में केरला से पीछे है। और इससे यह भी पता चलता है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू मे नीड टू लिव वेल, कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो पब्लिक फैसिलिटी की बात करते कि तो ये पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है, ये पब्लिक स्कूल क्या है, ये पब्लिक हॉस्पिटल क्या है। तो ऐसी फैसिलिटी, पब्लिक स्कूल मतलब ऐसा स्कूल जो सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल है, डजंट मैटर कि वो कितना पैसा कमाता है। प्राइवेट स्कूल ऐसा है नहीं, जो फी उसका दे पाएगा वही उसका स्टूडेंट होगा। लेकिन पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पापा कितना भी कमा रहे हो। तो ये पब्लिक फैसिलिटी क्या है? तो ऐसा सुख सुविधा जो जनता को मिलती है। तो जनता को मिलने वाली सुख सुविधा कौन देता होगा? तो सरकार देती होगी। मतलब ऐसी सुख सुविधा जो सारे देश की सरकार अपने जनता को प्रोवाइड करती है। और जिस भी देश की सरकार अपने जनता को ज्यादा अच्छा सुख सुविधा पहुंचाता होगा वो देश
ज्यादा बेटर होगा। मतलब यूएसए की सरकार जो है अगर अपने देश के लोगों को ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यूएसए तो डेवलप्ड है ना, इंडिया नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया नहीं है। तो यही मतलब ऐसे एसेंशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा जनता को प्रोवाइड किए जाते हैं बिना ये देखे कि जनता वो पैसे दे पाएगी, जनता के पास इतना पैसा है या नहीं, तो वैसे को हम लोग पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी जो जनता को मिलती है, जो हमें मिलती है, वो कैसी होती है? तो वो वाटर की सप्लाई होती है कि भले आपके घर में पानी की टंकी है या नहीं है, पर आपको पानी जो है वो सरकार को पहुंचाना है, ठीक है। और साफ और सुथरा पानी, मतलब सेफ एंड क्लीन वाटर टू ऑल द हाउस होल्ड्स, ये अगर है तो ये पब्लिक फैसिलिटी अच्छी दे रही है। हेल्थ केयर की जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो तभी आप बीमारी का इलाज करा सकते हैं। हर एक इंसान जो बीमार है वो चाहे तो सरकार से डिमांड कर सकता है, वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। तो ये भी पब्लिक फैसिलिटी में आता है। कोई भी इंसान अगर वो गरीब कितना से कितना ज्यादा से ज्यादा गरीब है, लेकिन वो चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की रोड बना, कोई भी रोड बना सकता है क्या? रोड तो सबका है ना, तो रोड चाहे गरीब है चाहे अमीर है उसका है। पब्लिक बसेस क्या है ये कि आपको कैब करके दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप जो है वो बस में 10 रुपए की टिकट ले लो, चाहे आप अगर औरत हैं तो दिल्ली में है तो आपको पिंक टिकट मिल जाएगा, फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। तो वो सब सर्विसेज जो है वो सरकार के द्वारा जनता को मिलती है, तो उसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब एक पब्लिक फैसिलिटी में एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू जनता तक ये पब्लिक फैसिलिटी पहुंचाया जाए, उसी को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। कि मतलब ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के जरिए जनता अपनी सर्विसेज जो मतलब जो गवर्नमेंट, जो सरकार है वो चाहती होगी ना कि ये सारी सुख सुविधा है वो जनता तक पहुंचे, तो वो कैसे उस सुख सुविधा को ट्रांसफर करेगी जनता तक? कोई तरीका होगा ना, कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना, कोई एक सिस्टम होगा ना, तो उसी सिस्टम को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू कोई भी सर्विसेज को जनता तक, जनता के बीचों में बांटा जाता हो, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता हो। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस का जो पर्पस है वो क्या है कि फूड सिक्योरिटी, कि मतलब चाहे वो कितना भी क्यों ना गमीर हो, मतलब गरीब हो, उसको खाने की कमी ना हो, वो भूख से जो है वो उसकी मृत्यु ना हो। तो फूड सिक्योरिटी अच्छा हो और प्राइस स्टेबिलिटी हो, कि ऐसा नहीं कि अगर पैदावार खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो उसको जो है जो 10 रुपए किलो अनाज मिलता है वो 100 रुपए मिलेगा, नहीं, सरकार देगी तो आपको सस्ता में मुहैया करवाएगी। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज को मैनेज करती है कि अनाज को किसान से अपने लिए खरीदना, ताकि बाद में वो जनता में बेचा जा सके। आपके गांव में भी होता होगा कि हाँ जो कोटा वाले चावल मिलते हैं, गेहूं मिलता है, सब सारे परिवार को, जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो एकदम 1-2 रुपए किलो के हिसाब से चावल और गेहूं मिल जाता है। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोक्योरमेंट करने के लिए, मतलब किसान से उस अनाज को अपने तक लाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको बांटने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाज को इकट्ठा किया है ना, उसको जनता के बीच में बांटना कैसे है, उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। टारगेट क्या है पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सरकार लेके आ रही है, वो किन लोगों के लिए लेके आ रही है? तो वो जो भी गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो अनाज खरीद सके, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो मतलब अपना इलाज करा सकते, तो उनको इस लिस्ट में शामिल किया है। आयुष्मान भारत कार्ड में कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरकार 5 लाख रुपए देगी, आप उस 5 लाख रुपए तक में इलाज करा सकते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? पीडीएस बोलते हैं। और पीडीएस किसका पार्ट है? तो पब्लिक फैसिलिटी का पास है, कि वही तो पब्लिक फैसिलिटी अगर जनता के बीच में बांटना है तो वो जो सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के अंदर में जनता को वो सर्विसेज बांटी जाएगी, उसी को पीडीएस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि इससे जिस भी इंसान का बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है वो अच्छा है। मतलब कि ये बॉडी मास इंडेक्स है बॉडी मास, बॉडी मतलब वेट, कि आपका वेट कितना है और आपका हाइट कितना है। तो वेट को अगर अपने हाइट से डिवाइड कर दोगे तो बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट को डिवाइड करना किससे? अपने, आपका जो भी वेट है उसको ऊपर लिखो और आपका जो भी हाइट है ना उसका स्क्वायर कर दो और उसको नीचे लिख दो और कैलकुलेट करके निकाल लो
आंसर मिल जाएगा। अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से नीचे आया है, 18.5 से उसका वैल्यू नीचे है, तो आप अंडर वेट हैं, आपको और वेट गेन करने की जरूरत है। अगर आपका रेंज 18.5 से 24.9 है के बीच में है तो आप नॉर्मल इंसान, मतलब सामान्य, आप में कोई बीमारी नहीं है। और अगर आपका जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल आ रहा है वो 25 से ज्यादा है तो आप ओवर वेट है, मतलब कि आपको वेट कम करने की जरूरत है। दौड़ो, जल्दी से दौड़ो, भागो और पसीना छुड़ाओ, तो उसी से आपका वेट कम होगा। अब बात करते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो ज्योग्राफी में पढ़ा, अब इकोनॉमी में आ गया। हाँ भैया इकोनॉमी में आ गया, इकोनॉमी को हम लोग समझते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? तो इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारा जनरेशन तो डेवलपमेंट का फायदा उठा ही रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट की वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है ना, आने वाला जो जनरेशन है, आपके पोते आपके बच्चे जो हैं, उनका डेवलपमेंट, उनकी विकास की गाड़ी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी जरूरतों को तो पूरा करता ही रहे, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट होने की जो गुंजाइश है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसको इफेक्ट ना करे, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बच्चों? आप लोग याद होगा, दूसरा कंडीशन ये है कि पहला तो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे, बढ़िया है। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना करे, वो पर्यावरण को दूषित ना करे। तो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो यही दो चीज हैं। एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, पर्यावरण को पे कोई आंच ना आए उस डेवलपमेंट से। मतलब कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल निकाल ही लिए जमीन से तो इतना यूज कर रहे हैं क्रूड ऑयल का ना कि फैलाए जा रहे हैं पॉल्यूशन, फैलाए जा रहे हैं गंदगी, फैलाए जा रहे हैं पानियों में, हवा में। हमारा खेत दूषित हो रहा है, हमारा घर दूषित हो रहा है, हमारा नाक दूषित हो रहा है, हमारा फेफड़ा दूषित हो रहा है, सब कुछ दूषित हो रहा है, और हम लोग बोलते हैं इसको डेवलपमेंट। ये खाक डेवलपमेंट है? ऐसा डेवलपमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। तो ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे, जो पर्यावरण को दूषित ना करे। दूसरा कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इंपैक्ट ना करे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो दूसरा प्रिंसिपल है उससे ये है कि मतलब अब हम लोग पर्यावरण को अगर दूषित नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर में अच्छा पैसा नहीं कमाना है। आज 10 रुपए कमा रहे, कल चाहेंगे कि 20 रुपए कमाएं। तो आज हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कल चाहेंगे कि हमारी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे, हम जितना पैसा पहले कमा रहे हैं उससे ज्यादा भी हम कमाते रहे, और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी क्षति ना पहुंचे। और ये जो तीसरा, ये दो टर्म तो आपने उसमें ही पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, लेकिन ये तीसरा टर्म आपको इकोनॉमी में ही पढ़ सकते हैं कि सोशल इक्विटी भी मिलनी चाहिए। मतलब कि अब डेवलपमेंट कर रहे हो, क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पे गाड़ियां चला रहे हो, लेकिन कौन कर रहा है ये सब? तो ये सब वही लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक जो भी हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, आज हम लोग अगर हाइड्रोजन से गाड़ी चलाएंगे, पानी से गाड़ी चलाएंगे, तो उसकी जो इन्वेंशन की कॉस्ट होगी, उसकी जो डिवाइस होगी वो महंगी होगी ना। तो हम सबको उस डेवलपमेंट का जो लाभ, उन्नति विकास की गाड़ी का जो लाभ है, सिर्फ अमीरों को नहीं पहुंचाना है, उनको ही नहीं पहुंचाना है जिनके पास पैसे हैं। उनके पास तो वो तो कहीं से भी ले लेंगे। तो उन डेवलपमेंट का जो लाभ है वो गरीबों तक पहुंचे, सोशल इंक्लूजन हो, कि मतलब चाहे उनके पास पैसे हो या उनके पास पैसे ना हो, लेकिन डेवलपमेंट का लाभ उसे मिलता ही रहे। उसी को हम लोग सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोशल इंक्लूजन बोलते हैं। अगर इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एग्जाम्पल है कि हम ऐसा क्या क्या काम कर सकते हैं जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले। तो क्या क्या काम कर सकते हो? तुम रीन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हो। रीन्यूएबल एनर्जी क्या? कि तुम सोलर पावर प्लांट, मतलब कि ऊपर में जो तुम्हारे जो सोलर पैनल होता है ना, जिसको तुम लगा दोगे तो बाद में वो चार्ज होता रहेगा, और बाद में तुम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो पानी चलाने में, फ्रिज चलाने में, घर का फैन चलाने में, सब कुछ। उस तरह से तुम विंड पावर का यूज कर सकते हो, हाइड्रो पावर का यूज कर सकते हो। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब ये नहीं कि खेती कर रहे हैं और एकदम फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उतना ही फर्टिलाइजर देना है जितना प्लांट को जरूरत है। और फर्टिलाइजर अगर ना ही दे करके, अगर फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है तो नहीं देना है।
तो वैसे, और ऐसा नहीं है कि मतलब खेती करने के चक्कर में ओवर इरिगेशन किए जा रहे हैं, जितना पानी की जरूरत है 1 किलो पानी की जरूरत है हम लोग 50 किलो पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पानी की किल्लत भी हो रही है। तो ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस, ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें हम लोग सॉइल के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान, मिट्टी की भी तो स्वास्थ्य होती है ना, तुम्हारी हमारी थोड़ी होती है, मिट्टियों की भी होती है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हम लोगों को केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसका भी यूज कम करना है। क्यों? क्योंकि इससे प्रभाव पड़ता है अनाज पे, और वही बाद में केमिकल हमारे बॉडी में भी आ जाती है। उसके बाद वाटर का भी यूज कम करना है, और साथ साथ ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको भी करना। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि ऐसा नहीं कि घर का कचरा आया, प्लास्टिक से रैपर खोला, मतलब रैपर खोल के बिस्किट चबाया और रैपर को ले फू, ये नहीं करना है। रैपर को उठाना है, उसको जेब में लेके जाना है, और स्कूल से बाहर जो डस्टबिन है उसमें जाके रखना है। इसी को वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। कि ऐसा नहीं है कि कचरा अपने घर से लेके जाओ और बाहर में फेंक दो, नहीं, हमको कचरा वहीं फेंकना है जहां डस्टबिन है। और सरकार का क्या काम है बच्चों? सरकार का काम किया है कि उन सब कचरा को ले जाकर के वो पहले देखेंगे कि किसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, किसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसी को हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या करने हैं कि डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट कैसे होगा? सोफा पे बैठोगे तभी डेवलपमेंट होगा, तो सोफा के लिए काट दो पेड़, पेपर पे लिखना है, पानी नहीं यूज करना है वॉशरूम में, टिश्यू पेपर यूज करना है, तो पेपर काट दो पेड़। हमको व्हाइट पेपर चाहिए, व्हाइट पेपर काट दो पेड़। हमें घर बनाना है लकड़ी का, काट दो पेड़। कुछ भी हो काट दो पेड़। नहीं करना है, हमें कंजर्व भी करना है। हमें ये नहीं कि हमें चीता का जो है वो छाल बेचना है, उससे पैसे कमा रहे हैं, हम लोग हाथी का दांत बेच के पैसे कमा रहे हैं। यार उन जीव जंतुओं का भी तो रक्षा करना है, क्योंकि उन जीव जंतुएं भी पूरे इकोलॉजी पे इंपैक्ट डालती है। कोई एक जीव भी अगर आज लुप्त होती है, एक्सटिंक्ट होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे ही एनवायरमेंट पे होगा। तो हम लोगों को कंजर्वेशन के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना है। अब ये तो समझ गए कि क्या काम करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या क्या चीजें हैं, ऐसा क्या क्या ड्रामा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होने से रोकता है? क्या ऐसा चैलेंज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होने से रोकता है? तो भैया सबसे पहले है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की रिसोर्स है ना, क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, चलाते रहेंगे गाड़ी, बजाते रहेंगे हॉर्न, एकदम हाईवे पे 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में चलाए जा रहे हैं, मैटर नहीं करता। हम तो एसी जो है 24 घंटे चलाएंगे, एनवायरमेंट का तहस नहस हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जो है वो एक्सप्लॉइट करते जाएंगे। पानी का यूज हमें 1 लीटर का, हम 5 लीटर पानी घर में नल से खुला छोड़ देंगे, बहता रहेगा पानी, हमें क्या मतलब है, हमें, हमारे पास तो पैसा। ये नहीं समझ रहे हो कि आज पानी यूज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कल को तुम्हारा जो छोटा भाई होगा, चाहे तुम्हारे जो बच्चे होंगे, वो कैसे यूज करेंगे? तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम करना है। वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही चैलेंज बना हुआ है, पॉल्यूशन चैलेंज बना हुआ है। एयर में हो पॉल्यूशन, वाटर में हो पॉल्यूशन, चाहे सॉइल में हो पॉल्यूशन, सब में पॉल्यूशन भरा है। इनइक्वालिटी भी है कि भैया डेवलपमेंट हो तो रहा है, लेकिन जो पैसे वाले हैं वही सिर्फ प्लेन में चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब अगर प्लेन में चढ़ेंगे तो उनको वो कैसे देंगे 20-20 हजार रुपया, एक एक सीट की नहीं दे पाएंगे ना। तो डेवलपमेंट का लाभ जो है सिर्फ वैसे लोग उठा पा रहे जिनके पास पैसा है, वैसे लोग नहीं उठा पा रहे जिनके पास पैसा नहीं है। तो इनइक्वालिटी भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स करना चाहिए कि जो भी उन्नति का फायदा विकास की गाड़ी से जो भी निकला है, जो भी समुद्र मंथन से निकला है, वो सब देवों और दानवों में भी बटेगा, मतलब अमीर और गरीब में भी बटेगा। अब सोच लो अमीर देव है या दानव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दानवों में बटेगा, देवों में भी बटेगा। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस तो मिल गया, लेकिन इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर कैसे सकते हैं? तो सिंपल, जो चैलेंज था उसी को देख लो। साइंटिफिक और प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स दिख गया, अब सोचना है कि हाँ इसका यूज कैसे करेंगे जिससे इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट ना हो, इसका यूज कैसे करेंगे जो अमीर भी कर पाए गरीब भी कर पाए। तो ये सब पहले हमें देखना होगा। उसके बाद हमें पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल डिग्रेडेशन जो हो रहा है फॉरेस्ट, मतलब जो खराब हो रहा है फॉरेस्ट, कटते जा रहे हैं पेड़, उनको भी रोकना है। उसके बाद हमें अपने जो प्लांट हैं, चाहे फ्लोरा एंड फौना है, मतलब जो चीता है चाहे हाथी हैं, इन सब की रक्षा भी करनी होगी, तभी हम
ये क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे। और जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ना बच्चों, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो कभी ना कभी खत्म होंगे। सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, पानी कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर इससे हम लोग एनर्जी को एक्वायर कर पा रहे हैं, अगर हम लोग सूर्य की रोशनी से एनर्जी को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, अगर हम लोग विंड के माध्यम से, विंड मिल के माध्यम से अगर एनर्जी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम लोग पेट्रोल का माध्यम यूज कर रहे हैं एनर्जी को निकालने के लिए, अगर हम लोग कोयला का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो ये कोयला, ये पेट्रोल, ये सब कभी ना कभी खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो हम लोगों को जो भी इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो खत्म हो जाएंगे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनका सही तरीके से यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो जब खत्म हो जाएगा तो उस टाइम की जनरेशन क्या यूज करेगी, इसीलिए बचा बचा के यूज करना है। और मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कि जिस देश पे, जिस मिट्टी ने हमें सोना दिया है, जिस मिट्टी ने हमें एग्रीकल्चर खेती करके हमारा पेट भरा है, पेट पाला है, उस मिट्टी के स्वास्थ्य की भी रक्षा हम ही को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो भी उपजाऊ जमीन है, उनकी जो उर्वरकता, उनकी जो फर्टिलिटी है, उसको भी मेंटेन करना है। अब समझो कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, वो उनके दो कैटेगरी कौन से हैं? तो एक मैंने रिन्यूएबल देखा है और एक मैं नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे। तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिन्यू कर सके, रीन्यू कर सके। मतलब कि पानी तुम आज यूज करोगे, वो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए वापस से खुद को रिचार्ज कर लेगा, तो पानी नहीं खत्म होगा। सूर्य भगवान जब तक हैं, सूर्य नारायण जब तक हैं, तब तक हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर पाएंगे। उसके बाद जब तक हवा है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम लोग विंड मिल यूज कर पाएंगे। और मिट्टी तो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो मिट्टी का भी जो है वो खुद को हमेशा रिन्यू करती रहती है। तो जो रिन्यू कर पाती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो खुद को रिन्यू नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप लोग बच्चों, आप लोग तो खुद को रिन्यू कर नहीं पाते हो। आप लोग कल भी इंस्टाग्राम चलाते थे, आज भी इंस्टाग्राम चला रहे हो, कल भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते थे, आज भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो। तो आप लोग को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल बनना पड़ेगा। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते, जो अपने आप को पहले कमजोर थे, आज भी कमजोर ही हैं। पहले जो बच्चे पहले कमजोर रहते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो टॉपर बन जाते हैं, तो वो रिन्यूएबल हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो खुद को नॉन रिन्यू मतलब रिन्यू नहीं कर पाते, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कौन रिन्यू नहीं कर पाता? क्रूड ऑयल। आज क्रूड ऑयल खत्म कर दो, कल से तुम बिना क्रूड ऑयल के जीना पड़ेगा। आज तुम जितना दुनिया का पेट्रोल है खत्म कर दो, कल से तुमको बिना पेट्रोल के जीना पड़ेगा। उसी तरीके से वैसे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, जो कभी ना कभी, आज से कभी ना कभी खत्म होंगे ही, वैसे रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगे उनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाएगा। तो बच्चों बताओ कि ये जो सेशन था ये कैसा लगा? तो ये खत्म हो गया। अब एक चीज और दिखाता हूं। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ दिखाऊंगा, वो यही है। देखो देखो बच्चों, ये हमारे केल्विन टीम, मतलब इसमें हर लोगों ने अपना योगदान दिया है। और जो जब क्वेश्चन बैंक बन रहा था तो मैं भी था, जब अलग अलग टीचर्स से सजेशंस लिए आते थे कि क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, कि सर एसएसटी में है तो उसको कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करें। मैथ्स वाले सर से लिया गया था, सचिन सर से, कि सर ये जो बच्चों को दिक्कत आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन को एनालाइज करके, ताकि वो जो बोर्ड एग्जाम में, चाहे मिड टर्म के एग्जाम में लिख पाए, ये सब चीजों को देख करके हम लोगों ने प्लान किया है। और फुल फोकस होकर के सब लोग साथ में बैठे, सब लोगों ने आपके प्रॉब्लम्स को जाना है, समझा है, और तब जाकर के हम लोगों ने इस बेहतरीन क्वेश्चन बैंक को डिजाइन किया है, आपके सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ध्यान में रखते हुए। और इसका जो भी, मुझे तो नहीं लगता यार इतना सस्ता कौन देता है भाई, बहुत सस्ता दे रहा है ये। तो जल्दी जाओ और लो। मैं तो किसी का प्रमोशन में बिलीव नहीं रखता, बट मैं इतना बोलूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी का ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बट मैं केल्विन का क्यों बोलूंगा? क्योंकि केल्विन के क्वेश्चन बैंक बनने के दौरान इस प्रोसेस में मैं साथ था, तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। और वो टफ टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम जो है, और इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टॉप, मतलब टफ,
ये सारे लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। तो जल्दी से जल्दी जाओ और इसे खरीद लो और फिर अपने एग्जाम्स को बेटर बनाओ। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में अलग सब्जेक्ट के अलग चैप्टर की को हम लोग मस्त रिवीजन करेंगे। तो बच्चों जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और फिर जल्दी जल्दी इसको खत्म करो और एग्जाम को बेटर बनाओ। चलो बच्चों, बाय, गुड नाइट।